हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 5 का एसएसटी चैप्टर 4 फ्रीडम फाइटर्स डिस्कस करेंगे। आप लोग चैप्टर 3 का वीडियो सुन चुके होंगे, उसमें हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल्स को डिस्कस किए थे। हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल्स का स्टडी किया था। ये चैप्टर भी उससे रिलेटेड है, वो आप लोग समझे होंगे, वो पढ़े होंगे, अच्छे से देखे होंगे, तो ये भी आप लोग समझ लेंगे। इसमें क्या है हम लोग का फ्रीडम फाइटर्स। फाइटर्स मीन्स फ्रीडम स्ट्रगल। जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया क्या था, पहले एक कॉलोनी था। किसका कॉलोनी था? ब्रिटेन का। तो वो ब्रिटिश कॉलोनी से आजाद होने के लिए, फ्री होने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? एक संघर्ष किया था। उस संघर्ष के जो पार्टिसिपेटर थे, जो जिसने पार्टिसिपेट किया, उसने अपनी भूमिका निभाई, उसे हम लोग फाइटर्स के नाम से जानते हैं। आप लोग का दिख रहा है फाइटर्स मीन्स सेनानी, लड़ने वाला। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर 4 में फ्रीडम फाइटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रीडम फाइटर्स मूल रूप से उन लोगों को कहा गया है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें कुछ आम नागरिक भी थे, कुछ किसान भी थे, युवा भी थे और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इन सभी का स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ कीवर्ड्स दिया हुआ है, इसको राइट डाउन कर ले, इसको नोट कर ले, ताकि इस चैप्टर को समझने में हमें काफी सहूलियत होगी। देखिए, हमारा जो फर्स्ट वर्ड्स है वो है फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। फाइटर मीन्स सेनानी, लड़ने वाला। रूल मीन्स शासन। अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स जागरूकता। कैंपेन, कैंपेन मीन्स अभियान। कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स समुदाय। कमीशन, कमीशन मीन्स आयोग। ये आयोग का क्या मतलब होता है? कई बार क्या होता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज को ऑब्जर्व करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कुछ लोगों का एक टीम बना दिया जाता है और उस टीम के चीफ होते हैं और वो लीडरशिप देते हैं उस टीम को, और उनका काम होता है सभी लोग मिलकर उस जो इश्यूज होता है उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। दैट इज कॉल्ड आयोग और कमीशन। नेक्स्ट है हमारा वॉर। वॉर मीन्स युद्ध। अपोज, अपोज मीन विरोध। स्वराज, ये स्वराज आपको हिंदी का ही मूल शब्द है, लेकिन स्वराज आपको बार बार इसमें मिलेगा और इसको इसी तरह से यूज किया गया है। स्वराज को इसका इसी रूप में इस्तेमाल किया गया, इसलिए ऐसे ही हम लिख दिए। इसका मीनिंग होता है अपना राज, स्वराज। यानी कि जो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका भी यही एम्बिशन था कि हम लोग फ्री होकर के और अपना राज करें, यानी किसी तरह की कोई डील नहीं हो, अपना राज हो। तो दैट इज स्वराज। अटैक, अटैक मीन आक्रमण। नेक्स्ट हम लोग का है कि इस फ्रीडम फाइटर्स में, वैसे तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स है भारत में, लेकिन कुछ लोगों का इस चैप्टर के अंदर हम लोग को पढ़ना है। ऐसे कुछ लोगों का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग इनको देखेंगे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे कई सारे इनके निकनेम हैं, जैसे बापू, महात्मा, ये सारे नाम से ये देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है। पूरे दुनिया भर में लोग अहिंसा का एक आइकॉन मानते थे गांधी, और गांधी अहिंसा के परम समर्थक भी रहे। नेक्स्ट है हमारे लाला लाजपत राय। उसके बाद नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये जो तीन नाम है, ठीक है, इसे शॉर्ट में कई बार आपको लाल, बाल और पाल भी लिखा हुआ मिलेगा। ये लाल, बाल, पाल इन्हीं के नाम का एक संक्षिप्त रूप है, और इसे कभी कभी ट्रियम्विरेट भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है त्रिमूर्ति। तो ये जो तीन नाम ऐसा है जो संयुक्त रूप से लिया जाता है, क्योंकि इन तीनों ने आपसी तालमेल से और एक समझबूझ से बहुत अच्छी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में निभाई, इसलिए इन तीनों का नाम बड़े ही सम्मान के साथ और लाल, बाल, पाल करके संयुक्त रूप से लिया जाता है। नेक्स्ट है भगत सिंह। भगत सिंह सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। इन्हें फांसी हुई थी बम फेंकने के जुर्म में, और ये इतने जोशीले युवा थे कि स्वतंत्रता के लिए इतनी इनकी साहस थी
इतनी साहसिक कारनामे इन्होंने किए कि ये सदा याद रखा जाएगा देश के इतिहास में। और सबसे बड़ी बात ये रही कि तो जब फांसी दी जा रही थी उस समय भी ये हंसते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचे थे। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को इनके रिजिड प्रॉमिस के लिए जाना जाता है। इन्होंने हमेशा एक प्रतिज्ञा कर रखा था कि हमें कोई जिंदा पकड़ नहीं सकता है, हमें जिंदा रहते हुए कोई छू नहीं सकता है, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया था। उसके बाद नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को हम लोग एक महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते हैं, और साथ में जब इंडिया फ्री हुआ ब्रिटिश रूल से, तो ब्रिटिश रूल से फ्री होने के बाद सरोजिनी नायडू को भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला गवर्नर बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए अब हम लोग मूल रूप से इस चैप्टर का जो इंटरनल स्टोरी है इसका स्टडी करेंगे। पेज नंबर है हमारा 18 एंड 19। आप लोग के पास एक बुक हो, आप लोग देख सकते हैं। देखिए द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज फील्ड विद पीपुल हु हैव शोन रूल, लीडरशिप एंड विजन। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जो रहा, भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये स्वतंत्रता संग्राम हमेशा ही दूरदर्शिता से भरे हुए नेतृत्व का एक कलेक्शन है, एक संग्रह है, जहाँ पे कि अनेक ऐसे लीडरशिप हमें मिले, अनेक ऐसे समाज सुधारक मिले जिनकी दूरदर्शिता काफी उच्च स्तरीय थी और वो काफी दूर की सोच रखते थे। उनका सोच भारत के प्रति काफी सकारात्मक हुआ करता था। दे इंस्पायर्ड मेनी टू थिंक अबाउट द नेशन। उनकी एकमात्र कल्पना थी कि बस नेशन फर्स्ट, यानी कि नेशन के अलावा उनकी कोई दूसरी सोच नहीं होती थी। हमेशा उनका ये मानना होता था कि कोई भी काम नेशन से परे नहीं हो सकता है। तो उनका जो सोच था वो क्या था? नेशन फर्स्ट। द फाइट फॉर फ्रीडम इन्वॉल्विंग कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ ये जंग एकदम अनवरत जारी रहा जब तक कि अंग्रेज भारत से चले नहीं है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि फर्स्ट भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल जाना जाता है, भारत की तरफ से पहला स्वतंत्रता संग्राम, वो 1857 का सिपाही विद्रोह को जाना जाता है। तो सिपाही विद्रोह के पहले ऐसी बात नहीं है कि कोई विद्रोह नहीं हुई थी, उसके पहले बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन उसको प्रथम विद्रोह की संज्ञा नहीं दी गई। लेकिन इसका मुख्य कारण ये रहा कि सारे विद्रोह असंगठित थे और उसका कोई एक ये नहीं था, योजना नहीं था, प्लान वे में नहीं था, इसलिए सिपाही विद्रोह को प्रथम विद्रोह होने का गौरव प्राप्त। हालांकि सिपाही विद्रोह से पहले भी एक पाइका विद्रोह हुआ उड़ीसा का, जो काफी इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह से कई सारे विद्रोह देखे गए। द स्ट्रगल वेंट ऑन फॉर मेनी इयर्स। और इस तरह से 1857 से लेकर के और 1947 तक कंटिन्यू विद्रोह चलता रहा जब तक अंग्रेज भारत से वापस गए नहीं। The struggle for freedom produced many stalwarts in Indian history. Some of them have been covered in this chapter. देखिए वैसे तो मैंने पूर्व में ही बताया कि बहुत सारे, यानी कि भारत का कोई भी ऐसा वर्ग न था, कोई भी ऐसा समुदाय न था जो स्वतंत्रता संग्राम से मुखर था या स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को अलग रखना चाहता था। चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, व्यवसायी हो, हर कोई इसमें अपना रोल प्ले कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा इसमें की जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको नाम भी मेंशन किया हुआ है। इन लोगों के बारे में इस चैप्टर में प्रमुख रूप से अध्ययन करना है। देखिए सबसे जो फर्स्ट नाम आता है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता रहा है। देखिए तो महात्मा गांधी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे। वैसे तो महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इनका जो इम्पोर्टेंट भागीदारी रहा है, काफी महत्वपूर्ण भागीदारी है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले देखिए महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह में हुआ। ठीक है, इसमें क्या था, गांधी जी
को कई सारे निकनेम मिले, जैसे बापू, महात्मा, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑनर है फादर ऑफ नेशन का, यानी राष्ट्रपिता की उपाधियां दी गई। फिर है इम्पोर्टेंट इवेंट्स, बैक टू इंडिया 92, चंपारण सत्याग्रह 1950, दांडी यात्रा 1930। इन सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। देखिए, गांधी जी सबसे पहले जब इन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा पूरी की, उसके बाद जब माध्यमिक शिक्षा की, फिर उच्च शिक्षा में इन्होंने लॉ की डिग्री ली, यानी वकालत की पढ़ाई की। वकालत करने के बाद ये प्रैक्टिस के लिए भारत से साउथ अफ्रीका चले गए, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका जब जाते हैं गांधी जी, तो वहाँ पे ये वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं थी उसको देखकर काफी परेशान हुए। जैसे अफ्रीका में जो उस दौर की समस्याएं थी वो मुख्य रूप से था रंग भेद, नस्ल भेद, यानी कि अफ्रीका में काले और गोरे लोगों के बीच का जो विभेद था वो काफी चरम पे था। लोग एक दूसरे को काफी अवॉइड करते थे। यदि कोई काला है तो वो गोरे को नहीं एक्सेप्ट करता था, गोरा है तो काले को नहीं। इस तरह से काफी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की नीति वहां पे थी। इससे परेशान होकर गांधी जी वहां भी रंग भेद के खिलाफ अपना मूवमेंट चलाया। तो गांधी जी का एक नेचर ही था समाज सुधारक की तरह। वो कभी भी भेदभाव को पसंद नहीं करते थे, वो समाज में अलगाववाद को कभी पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह से गांधी की ये नीति थी। एक बार की घटना है, साउथ अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से नीचे सिर्फ इसलिए फेंक दिया गया था कि वो फर्स्ट क्लास डब्बे में सफर कर रहे थे। ऐसी बात नहीं कि वो विदाउट टिकट थे, उनके पास टिकट भी था फर्स्ट क्लास डब्बा का, लेकिन उन्हें ऐसा फर्स्ट क्लास कोच में अलाउ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो इंडियन ब्लैक थे। तो यहीं से इंस्पायर होकर के और इन्होंने अपने मूवमेंट को जारी रखा। इसके बाद 1915 में आपको यहाँ पे एक डेट दिख रहा होगा, बैक टू इंडिया, ठीक है। बैक टू इंडिया का जो डेट है 1915, इस समय क्या हुआ कि बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल, क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। इसके इनवाइट पे, इसके निमंत्रण पे गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे। कहां से लौटे? साउथ अफ्रीका से। और भारत लौटने के बाद सबसे पहला जो मूवमेंट रहा जिसने गांधी को महात्मा बनाया वो हमारा था 19 यहाँ पे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे वो इंडिया आते हैं। और आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि बिहार ही वो जगह है जिसने गांधी को महात्मा का उपाधि दिया, जिसने गांधी को महात्मा के रूप में गढ़ा। यहाँ पे क्या होता है, जब गांधी वापस आते हैं इंडिया, तो इंडिया आने के बाद वो सबसे पहले और यहीं से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका भी प्रत्यक्ष रूप से शुरू होती है, जिसमें क्या था कि चंपारण सत्याग्रह उनका पहला एक मूवमेंट था। इसमें क्या था कि बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वो गए। यहाँ से चंपारण पहुँचने के बाद वो नील की खेती को देखकर, वहाँ जो किसानों की समस्या थी उसे देखकर वो काफी परेशान हुए। चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था इसको हम लोग जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह की जो मूल वजह थी वो ये थी कि चंपारण में 3 कठिया सिस्टम लागू था, जिसे हम लोग 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। तो 3 कठिया पद्धति का जो मूल संरचना था वो क्या था कि आपको कितना भी जमीन है उसका 1/3 में नील की खेती करनी अनिवार्य है। आप अपने मन मुताबिक फसल भी नहीं लगा सकते, और नील का जो प्रोडक्शन होता था, नील का कंज्यूमर भारत में उतना नहीं था, नील का भारत में उतना अच्छा बाजार नहीं था। तो अंग्रेज क्या करते थे, नील जबरदस्ती उगा करके और यहाँ से उसको पलट कर इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ अच्छे मुनाफे पर बेचने का वो धंधा करते थे। इससे परेशान होकर, इससे त्रस्त होकर वहाँ के किसान के नेता राजकुमार शुक्ल के साथ मिलकर और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया, जिसमें काफी सफलता देखने को मिली। यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें एक तरह से हम लोग कहें कि आम जन की भी भागीदारी संभव हुई। यानी इसके पहले जो सिपाही विद्रोह हुआ वो सिपाहियों के लिए था,
पाइका विद्रोह था तो उसमें राजघराने का था, तो इस तरह से होते रहा। लेकिन जो मूल विद्रोह होता है और आम जन की भागीदारी जहां से स्टार्ट होती है वो यही चंपारण सत्याग्रह है, क्योंकि इसमें हर एक किसान की भागीदारी हुई। यहाँ पे किसान देखने लगा कि हाँ ये हमारे लिए आवाज उठाई जा रही है, इसीलिए हमें भी इसमें भागीदार होना चाहिए। तो इस तरह से चंपारण सत्याग्रह में पहली बार आम जन की भागीदारी हुई। उसके बाद कई सारे मूवमेंट गांधी के द्वारा समय समय पे अनशन मूवमेंट ये सब होते रहे, लेकिन उसका दूसरा जो इनका मुख्य है वो है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, ये दांडी नामक जगह जो है गुजरात में अवस्थित है, जो समुद्र तट का एक हिस्सा है, जहाँ पे गांधी जी अपने कुछ अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यानी 1930 को जाकर के और अपने हाथों से नमक बनाकर और नमक कानून तोड़ा। ठीक है, तो ये एक दांडी यात्रा भी काफी टर्निंग पॉइंट रहा गांधी के जीवन का, और यहाँ भी आम जन की जो सहयोग मिलती है गांधी को वो बहुत सराहनीय रहती है। यह इसलिए भी गांधी का जो मूवमेंट रहा उसको इसलिए भी सबसे सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि गांधी एक पहले ऐसे लीडर के रूप में स्थापित हुए जिनको आम जन की भागीदारी मिली, जिनके नेतृत्व को आम जन का सहयोग मिला, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, सभी ने गांधी को पसंद किया और गांधी का साथ दिया, और इस तरह से गांधी का रोल रहा। ये गांधी का जो स्ट्रगल रोल रहा वो है। और देखिए उसके बाद एटलीस्ट 13 जनवरी का एक दिन, जिस दिन नाथूराम गोडेसे के द्वारा गांधी को प्रार्थना सभा में गोली मारकर हत्या कर दी। तो इस तरह से गांधी आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति हमेशा पूरे दुनिया के सामने 2 अक्टूबर के रूप में जीवित रहता है। ठीक है, ये 2 अक्टूबर क्या है? वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे, जो गांधी के जन्म दिवस को मनाने का एक जरिया है। गांधी के बाद जो बहुत सराहनीय रोल रहा, काफी इम्पोर्टेंट भूमिका रही, वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बाद आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल। ये 3 नाम एक साथ लिखा है, ठीक, आप इसको देखें, क्योंकि कई बार इन तीनों को जो पढ़ने को आपको मिलेगा वो शॉर्ट नेम, एक नाम में तीनों को इंक्लूड करके आपको बताया जाएगा। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। लाल, लाला से लाल, बाल और पाल, ये जो 3 सर्किल हैं ये मिला करके आपको लाल, बाल और पाल ये नाम संयुक्त रूप से जानने को मिलेगा। इसमें यही है, लाल में लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये हम लोग का देखिए लाला लाजपत राय की क्या भूमिका रही उसको हम लोग देखते हैं। लाला लाजपत राय जो है वो मुख्य रूप से साइमन कमीशन के विरोध के लिए जाने जाते हैं। भारत में उन दिनों एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टीम तैयार करके भेजी गई थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष साइमन। तो ये साइमन कमीशन जो बना था, इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि साइमन कमीशन जो था, इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर्स को नहीं रखा गया था, सभी मेंबर ब्रिटिश थे। तो इसलिए लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे और इसी विरोध प्रदर्शन के कारण इन पर लाठीचार्ज की गई और इनको इतनी यातनाएं दी गई कि ये लाठी के चोट से अंततः इंजर्ड होकर के और 17 नवंबर 1928 को इनका अवसान हो गया, यानी ये हमारे बीच से भौतिक रूप से चले गए। इसके बाद नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को मुख्य रूप से स्वराज के लिए जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक का जो एम्बिशन था वो ये था, इनका जो नारा था, स्लोगन था वो ये था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। यानी कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो आजीवन
स्वराज के लिए, स्वराज में अपना राज, यानी पहले भारत पे क्या था, ब्रिटिश का राज था, जिसे कि वो पसंद नहीं करते थे। सिर्फ बाल गंगाधर तिलक ही नहीं बल्कि कोई भी भारतीय नागरिक ब्रिटिश कॉलोनी को पसंद नहीं करता था। ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट होना उसे पसंद न था। और इस तरह से बाल गंगाधर तिलक का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, स्वराज, यानी कि, और ये कहते भी थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस तरह से बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ और इनका अवसान 1 अगस्त 1920 को, यानी ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इनका देहावसान हुआ। नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल को मुख्य रूप से बंगाल विभाजन के विरोधी के रूप में जाना जाता है। बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध किया और ये चाहते थे कि बंगाल विभाजन न हो। साथ ही साथ बिपिन चंद्र पाल का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि स्वदेशी आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि हम लोग के यहाँ की जो लघु कुटीर उद्योग थी, धंधा था, जिसको हम लोग मुख्य रूप से अपना आर्थिक गतिविधि के लिए संचालित किया करते थे, उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज ने सभी लघु कुटीर उद्योग को बंद करवाकर इंग्लैंड से आयातित वस्तु को यूज करने को मजबूर कर दिया, जिसे कि यहाँ लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि ब्रिटिश वस्तुएं काफ़ी महंगी होती थी, उन्हें खरीदना काफ़ी टफ कार्य होता था। इसलिए बिपिन चंद्र पाल जो है इसे दूर करने के लिए स्वदेशी आंदोलन का आयोजन किया और घूम कर लोगों के बीच ये अवेयरनेस फैलाते रहे, ये जागरूकता फैलाते रहे कि आप लोग स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें। जैसे कहीं बाहर से जो वस्तु आता है हमारे देश में उसे हम लोग विदेशी वस्तु कहते हैं और जो हमारे देश में ही बनता है उसे हम लोग स्वदेशी वस्तु कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अभी कैसे चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है देश में, ठीक है। तो इसी तरह से क्या था, बिपिन चंद्र पाल ने भी लोगों को ये बताया था उसी समय, ये तो आज हम लोग कर रहे हैं लेकिन उन्होंने इसी समय बताया था आज़ादी के समय में कि आप लोग हमेशा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, क्योंकि जब तक हम लोग आर्थिक रूप से दूसरे का गुलाम रहेंगे तब तक हम आज़ादी कभी भी नहीं पा सकते। तो ये मुख्य रूप से इन तीनों लीडर्स की भूमिका रही मुख्य रूप से। अब नेक्स्ट देखिए, इन तीनों को एक अन्य नाम ट्रियम्विरेट या फिर त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों नेक्स्ट हमारे हैं भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा नाम जो कि साहस और जोश का प्रतीक है। इन्हें गरम दल के सदस्य के रूप में भी जाना जाता था। ये बात अलग है, ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन भगत सिंह जो थे वो मुख्य रूप से काफ़ी जोशीले और एक देशभक्त नौजवान थे। ये बचपन से ही देश के प्रति काफ़ी कुछ सोचा करते थे। ये जब क्लास 9th में थे उसी समय ये पढ़ाई से विरक्त हो जाया करते थे अक्सर, और हमेशा ही देश के प्रति अपने चाचा अजीत सिंह से या फिर और लोगों से पिता से बातें किया करते थे अक्सर कि देश की क्या स्थिति है, वर्तमान मनोदशा क्या है, क्यों हम लोग गुलाम हैं, हम लोग क्यों आज़ाद नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ भगत सिंह न एक फ्रीडम फाइटर बल्कि एक अध्ययनशील, एक चिंतनशील और एक दार्शनिक विचारधारा के भी व्यक्ति थे। इन्हें पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था और ये हमेशा पढ़ते रहते थे। यहाँ तक कि जब इन्हें जेल में रखा गया तो जेल के दिनों में भी ये कई बार चोरी छुप के, क्योंकि जेल में पुस्तक अलाउ नहीं होता है, जेल में उन दिनों चिट्ठियाँ अलाउ नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लाइब्रेरी से चोरी छुपे पुस्तक मंगवा करके और लेनिन का जीवनी या फिर अन्य तरह की पुस्तकें पढ़ा करते थे। ये भगत सिंह थे। यहाँ तक ये जब इनको फांसी होने वाली थी उस समय भी ये काफ़ी साहस के साथ और धैर्य के साथ हंसते हुए फांसी के फंदे तक पहुँचे थे। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को
लाहौर, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। एक पंजाबी फैमिली से ये बिलोंग करते थे, यानी कि इनके माता पिता जो थे वो पंजाबी थे। उसके बाद 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी जाती है और फांसी के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रही। जो सबसे मुख्य रहा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सॉन्डर्स मर्डर, यानी कि इन लोगों ने अपने साथी के साथ मिलकर, जिसमें सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, क्या नाम था, सुखदेव और राजगुरु, ये दोनों लोग भी शामिल रहते थे अक्सर इनके दोस्तों के ग्रुप में, और ये तीनों अक्सर ही सहयोग करके और संग्राम को लिया करते थे। देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सॉन्डर्स मर्डर, यानी कि सॉन्डर्स हत्याकांड जो हुआ वो भी इन तीनों के सहयोग से किया गया, और इसके आरोप में, इसके अभियुक्त के रूप में भगत सिंह को जेल में बंद कर दिया गया और अंततः 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। इसमें एक बार भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब अटैक भी किया था, इसके भी अभियुक्त थे। इस तरह से उनके ऊपर कई सारे चार्ज लगे थे, लेकिन मेन जो अभियुक्त थे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब कांड और सॉन्डर्स हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त के रूप में जाने जाते थे। और उसमें इन तीनों ही दोस्त को संयुक्त रूप से एक साथ फांसी दी गई, और वो दिन था 23 मार्च 1931 का। इस तरह से भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु भौतिक रूप से हमारे बीच से चले गए। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद को एक निर्भीक साहसी योद्धा के रूप में जाना जाता था। ये इतने साहसी थे कि ये खुद भी कहते थे कि मुझे कोई भी जीवित अवस्था में नहीं पकड़ सकता है, इसलिए जाना जाता है चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था, और 27 फरवरी 1931 को इनका देहावसान हुआ था। देहावसान इनकी खुद से गोली मारकर इन्होंने अपनी हत्या की थी। इन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाया जीवित अवस्था में। उसके बाद इम्पोर्टेंट इवेंट जो रहा इनके जीवन काल का, वो हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ रहा। इसमें क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये एक संस्था था जो भारत के स्वतंत्रता के लिए कार्य किया करता था। इसमें काफ़ी जोशीले युवा होते थे, नौजवान होते थे, और काफ़ी थिंकर लोग होते थे, जिनका ये काम होता था कि ये भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा काकोरी ट्रेन रॉबरी। काकोरी ट्रेन लूट कांड हुआ था, जिसमें कि ब्रिटिश सामान को लूट करके और स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा सामान काफ़ी बड़े मात्रा में लाया गया था, जिससे कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक फंडिंग के तौर पे देखा जाता था, और उसी से वे अपने व्यय को संचालित किया करते थे। तो इस तरह से बच्चों ये चंद्रशेखर आजाद का जीवन था। यही नहीं, इनका और भी बहुत सारा इनका योगदान रहा है, काफ़ी आप पढ़ सकते हैं चैप्टर से, लेकिन ये मुख्य भूमिका के रूप में चंद्रशेखर आजाद का जो ये रहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में इनका योगदान। उसके बाद काकोरी ट्रेन रॉबरी में ये सब मुख्य घटना था जिसे मैंने मेंशन किया। नेक्स्ट हमारी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये महिला थी, ठीक है। उन दिनों जिस समय समाज में महिलाओं के लिए काफ़ी रूढ़िवादी परंपराएं चलती थी, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस होता था, घर के बाहर निकलना रिस्ट्रिक्टेड था, पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना रिस्ट्रिक्टेड था। उस समय एक पर्दा प्रथा था, यहाँ तक कि काफ़ी कुप्रथाएं, बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब जैसी सामाजिक कुप्रथा समाज में व्याप्त था। उस समय महिलाओं के रूप में एक आइकॉन बन करके ये उभरी महिलाओं के लिए, और साथ में महिला जागरूकता के लिए काफ़ी सामाजिक जागरूकता इन्होंने फैलाया, और पूरे समाज में घूम घूम कर इन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज़ उठाया और महिलाओं को अपने अधिकार को भी जानने के लिए प्रेरित किया। ये थे सरोजिनी नायडू। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हुआ तथा 2 मार्च 1949 ईस्वी को ये अपने ऑफिस में कार्यकाल के दौरान मृत्यु पाई गए। इसमें देखिए इनके जीवन का जो महत्वपूर्ण घटना रहा, क्रम रहा, वो ये रहा, ये आजीवन महिला अधिकार के लिए जागरूक रही, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए जानी जाती रही। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस
की सक्रिय सदस्य के रूप में अपना भूमिका निभाती रही और 1925 ईस्वी में इन्हें प्रेसिडेंट के रूप में भी चुना गया था। इसके बाद है नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी ये काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता रही। उसके बाद क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये काफ़ी सक्रिय रही। इस दौरान इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तो इस तरह से ये सरोजनी नायडू जो थी एक महिला फ्रीडम फाइटर थी। ठीक है, ये साथ में जब भारत लिबरेट होता है, जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, तो इन्हें यूपी का यानी उत्तर प्रदेश की ये फर्स्ट लेडी गवर्नर थी। फर्स्ट लेडी गवर्नर। तो पूरे इंडिया में जितने भी प्रदेश हैं, कहीं भी अगर कोई प्रथम महिला राज्यपाल बनी है तो वो कौन थी बच्चों? सरोजनी नायडू। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें काफ़ी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका कुछ संक्षिप्त विवरण मैंने आपको बताया। आप लोग खुद भी बुक का स्टडी करेंगे और इस वीडियो को कई बार देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो को भी अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें, क्योंकि अगर आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर इसे समझने में आपको कठिनाई होगी। आपका ये चैप्टर 4 इस तरह से कंप्लीट हुआ। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए